भोजपुरी में कहावत है कि झौसे के बुलावे तो पोरा तर लुकाए। यानी कि किसी व्यक्ति को जलाने के लिए बुलाया जा रहा था तो वो जलने से बचने के लिए खुद ही सूखी झाड़ में जाकर छुप गया। अब आप समझ सकते हैं कि जलाना और आसान हो गया। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की हालत भी वैसी ही हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनके जो कारनामे हैं वो ऐसा ही दर्शाते हैं। पिछले कई महीनों से पीएम मोदी हर कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आते हैं कि वो लोग मेरी कब्र खोद रहे हैं। वो लोग कौन है, कौन कब्र खोद रहा है, कब्र कहाँ खोदी जा रही है, इसका तो कहीं कुछ अता पता नहीं है। लेकिन साहिब के इन कारनामों पर जब आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि यदि कहीं कोई कब्र खोद रही है तो उसका फावड़ा खुद इन्होंने ही थाम रखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब जो गलती कर दी है उससे बहुत ही ज्यादा और बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, यदि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके भीतर हरिश्चंद्र का खून दौड़ने लगता है। लेकिन भ्रष्टाचार की बात तो अब छोटी हो गई है, मामला उससे भी बहुत आगे निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा कारनामा किया है जो पीएम मोदी से लेकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भयंकर अंतर दिखाता है। यकीन मानिए, भाजपा सरकार के इस कारनामे को अंधभक्त भी बर्दाश्त करने से पहले कम से कम एक बार सोचेंगे जरूर। यह मामला भी विस्तार से बताऊंगा और अंत में बात करूंगा इनकी। पहचानते तो आप होंगे ही, अरे पूछता है भारत, अभी भी याद नहीं आया तो ये तस्वीर देख लीजिए। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्वघोषित राष्ट्रभक्त हैं। ताकतवर इतने हैं कि स्टूडियो में बैठकर सलमान खान से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक को कबड्डी कबड्डी करके ललकारने लगते हैं। मगर अभी जो खबर लेकर आया हूं उसे सुनकर आप इनके अंदरूनी ताकत का अंदाजा लगा लेंगे और यकीन मानिए आप अपने बिस्तर से 2 फुट उछल के ताली बजाएंगे। इस वीडियो में मैं कई मिश्रित मुद्दों पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। अभी से बता देता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, कब तक बचा रहेगा हमें नहीं पता। हम किसी राजनीतिक दल या धरना सेट के भरोसे नहीं चलते, हमें आपके साथ की जरूरत है। इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। पिछले कई सालों से हमारे देश में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, जिसमें दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी की विचारधारा के लोग, किसी भी मामले में मुस्लिम का नाम जोड़कर उसे धार्मिक रंग देना और मुसलमानों को गाली देने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मामला नहीं मिलता है तो मामला पैदा कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने, उन्हें गरियाने का कोई मौका छोड़ा नहीं जाता है। मथुरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर रैली निकाली जा रही थी। इस रैली में पत्थरबाजी हुई, जिसे गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठे कुछ भाजपाई नेताओं और अन्य कट्टरवादी विचारधारा के लोगों ने तुरंत हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया और सोशल मीडिया पर खूब शेयर करने लगे। अजमेर के डिप्टी मेयर और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज जैन ने लिखा है कि भीम आर्मी और मीम आर्मी के सेक्युलर समर्थकों, ये पत्थरबाज क्या किसी और देश से आए हैं जो अंबेडकर जी की जयंती पर निकल रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम लोगों ने इस मामले को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और इस मामले को झपट लिया। लेकिन चूंकि इस तरह के लोग काफी कमजोर दिल के होते हैं और डरपोक भी होते हैं, जैसे ही इन्हें एफआईआर और पुलिस कार्यवाही होती हुई नजर आई, ज्यादातर ने वीडियो डिलीट करके भागने का रास्ता चुन लिया, यानी बोरिया बिस्तर समेट लिया। इस मामले पर ऑल्ट न्यूज ने जब रिसर्च की तो पता चला कि हिंदू मुस्लिम का यह दावा पूरी तरह से झूठा है। बाबा साहेब की जयंती पर जो जुलूस निकाला गया, उसमें जो पत्थरबाजी हुई, उसमें कोई मुस्लिम शामिल था ही नहीं, बल्कि पुलिस ने ठाकुर समाज के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि इस तथाकथित ऊंची जाति के समाज के एक वर्ग के लोगों को यह मंजूर नहीं था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा उनके घरों के सामने से गुजरे। इन लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया, जबकि प्रशासन ने इसकी अनुमति भी दी थी। पुलिस ने लगभग 40 से 50 व्यक्तियों के खिलाफ जुलूस को रोकने और पथराव करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। सूरज भान, हुकुम सिंह, प्रताप सिंह नाम के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जरा कल्पना करके देखिए, एक धर्म के लोगों के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश किस कदर की जा रही है। जिन भाजपाई लोगों ने इस वीडियो में हिंदू मुसलमान लिखकर शेयर किया था, वो लोग हिंदू एकता की बात भी लिख रहे थे और आह्वान कर रहे थे कि हिंदुओं एक हो जाओ। अब बताइए, पुलिस ने जिन दर्जनों ठाकुर समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्या ये लोग सच में हिंदू एकता के बारे में सोच रहे होंगे? जो लोग अंबेडकर के नाम पर निकल रहे जुलूस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या वे अंबेडकर की विचारधारा को कभी बर्दाश्त कर पाएंगे? अब पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी की। अगले कुछ मिनट के लिए आप पूरा दिल और दिमाग हमारे साथ बनाए रखिएगा। पिछले 9 सालों में आपने लगातार देखा है पीएम मोदी की ईमानदार और निष्पक्ष छवि गढ़ने के लिए देश का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया भी लगा रहा। इन सब के पीछे देश की जनता का कितने लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसका आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है और शायद इसका हिसाब कभी कोई लगा भी नहीं पाएगा। मगर पीएम मोदी को भयंकर वाला ईमानदार साबित करने के लिए पिछले 9-10 सालों में कितनी मेहनत की गई, ये हम सब जानते हैं। उनके बारे में लगातार कहा जाता है कि परिवार से कोई मतलब नहीं है, कोई
कोई साथी मित्र नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मामला उनके ऊपर नहीं है, साधु संत आदमी है, परम ईमानदार आदमी है। उन्होंने खुद भी कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो उनके इन दावों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। किसी भी राजनीतिक दल का चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उस पर चाहे जितने गंभीर आरोप लगे हों, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात अब आम जनमानस के बीच पहुंच चुकी है और इसके दर्जनों सबूत भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यानी कि राज्य कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, जो बीजेपी के खिलाफ है वो भ्रष्टाचारी है और साथ है तो परम पवित्र है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। खुद सत्यपाल मलिक ने इस बात का सबूत भी दिया कि जब गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को बताया तो 7-8 दिन के भीतर सत्यपाल मलिक को गोवा से हटा दिया गया। वहां से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी तो एयरफोर्स के खटारा विमान से उनको भिजवाया गया। यानी कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो शायद आज भी सीएम बना हुआ है, लेकिन जिसने आरोप लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। एक और बात जान लीजिए, सत्यपाल मलिक ने जैसे ही पुलवामा मामले और भ्रष्टाचार के मामले पर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, या यूं कह लीजिए कि पोल खोलकर रख दी, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अब सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां लगाई जाएंगी। और अब खबर आ ही गई है कि सीबीआई ने मलिक साहब को बुला लिया है। कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि इतना समय काहे लग गया भाई, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए था। क्या मोदी जी हिसाब किताब कर रहे थे कि सीबीआई भेजने से नुकसान होगा कि फायदा होगा? यानी कि जिस सत्यपाल मलिक ने आरएसएस के बड़े नेता राम माधव पर कथित तौर पर आरोप लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिसने आरोप लगाया उसको सीबीआई ने बुला लिया। एक और बात समझिए, कर्नाटक के एक पुराने भाजपा नेता हैं के.एस. ईश्वरप्पा। इनके खिलाफ बीजेपी के ही पुराने सहयोगियों ने आरोप लगाया कि सरकारी टेंडर में ये महोदय 40% का कमीशन मांग रहे थे और ना देने पर बिल पास नहीं कर रहे थे। मजबूरन ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और बताया कि देखिए आपके राज्य में, आपकी सरकार में 40% कमीशन मांगा जा रहा है, 40% घूस दे देंगे तो काम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। यानी कि भाजपा के एक मंत्री ने 40% कमीशन मांगा, जिसके बाद ठेकेदार ने पीएम से गुहार लगाई। पीएम मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। लोगों ने यह सवाल भी किया कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री उस ठेकेदार के परिवार से मिलने नहीं गए? आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी पड़ी है। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। इस दाग से बचने के लिए ही शायद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में ईश्वरप्पा को टिकट नहीं दिया, मगर डर यह भी था कि कहीं ईश्वरप्पा बगावत के रास्ते पर जाकर बीजेपी को हराने में न लग जाए। शायद इसी डर से खुद पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी एक भाजपा नेता को फोन करके उसकी तारीफ कर दी। अब यह वीडियो वायरल हो चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। कहां तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही थी और इस कोशिश में डैमेज और ज्यादा हो गया। अब विपक्षी दलों समेत आम जनता भी पूछ रही है कि आखिर जिस भाजपा नेता पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे, उस व्यक्ति को फोन करके पीएम मोदी इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं? आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कौन सी लड़ाई चल रही है? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विरोधियों में ही दिखता है? यहां एक और बात याद दिला दूं, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता ने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद खुद पीएम ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन वो भाजपा के बागी नेता नहीं माने। यानी कि बीजेपी नेताओं के भीतर बगावत इस कदर हो गई कि खुद पीएम मोदी की बात नहीं मानी जा रही है और हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन कर्नाटक में मामला थोड़ा अलग है। अब माना यह जा रहा है कि पहले से बेहद कमजोर स्थिति में चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं पीएम मोदी ने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यानी कि सत्यपाल मलिक जी ने जो बात कही थी कि भ्रष्टाचार से, करप्शन से पीएम मोदी को कोई बहुत दिक्कत नहीं है, उसका जीता जागता प्रमाण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ही जनता के सामने रख दिया है। अब एक और उससे भी बड़ा मामला देख लीजिए, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एक सवाल अपने दिमाग में पैदा कर लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता भड़काऊ बातें यानी हेट स्पीच और सांप्रदायिक हिंसा को आधिकारिक रूप से बढ़ावा देते हैं? यानी कि सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि सबूत भी सामने आने लगे हैं। कर्नाटक की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 से 2023 के बीच यानी 4 सालों के भीतर अलग अलग आदेश जारी करके 385 आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस ले लिया है। इनमें से 182 मामले हेट स्पीच, गोरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा के हैं और यह जानकारी खुद कर्नाटक के ही गृह विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में दिया है। अब एक दिलचस्प मामला सुनिए। साल 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस की सिद्धारमैया वाली सरकार ने यानी 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने 176 मामले वापस लिए थे, जबकि ज्यादातर मामले उतने गंभीर नहीं थे जितने गंभीर मुकदमे भाजपा की सरकार ने वापस लिए हैं। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत
बहुत भयंकर ऐतराज किया था, खूब बवंडर मचाया था। अब सवाल यह है कि 176 मुकदमे वापस लेने पर जो बीजेपी सर पे पहाड़ उठाकर घूम रही थी, अब खुद 385 आपराधिक मामलों को वापस ले चुकी है, जिनमें से 182 मामले हेट स्पीच के हैं। यानी कि समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में न तो भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत है, न ही नफरत और हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों से कोई दिक्कत है। अब एक बात और सोचने वाली है कि क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता और स्वयं प्रधानमंत्री जी देश की जनता को मानसिक रूप से कमजोर समझते हैं कि जनता कुछ सोच नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती। एक तरफ तो अदानी समेत जितने भी आरोप पीएम मोदी पर लग रहे हैं, उन सबको छुपाने का भरपूर प्रयास गोदी मीडिया कर रहा है। या तो वो इन मामलों पर चर्चा ही नहीं करता है या फिर बीजेपी के पक्ष में बातें करता है, अदानी तक को फेवर करने लगता है। वैसे भाजपा से याद आया, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त की चर्चा करनी थी। वैसे एक बात और कही जाती है, जब ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हों तो फिर आप कोई भी कदम ले वो उल्टा ही पड़ जाता है। आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को याद कर लीजिए, उस पर बैन लगाकर दुनिया भर में बदनामी हुई। अडानी के मामले को याद कर लीजिए, उस पर तो कोई दांव काम ही नहीं कर रहा है, बदनामी बढ़ती जा रही है। खुद सत्यपाल मलिक ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि ये बात जन जन तक यानी नीचे तक पहुंच चुकी है और जितना जल्दी पीएम मोदी अडानी से पीछा छुड़ा लेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात यह भी उठती है कि जब दोनों एक ही हैं तो पीछा छुड़ाएंगे कैसे। वैसे भाजपा से याद आया, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त की चर्चा करनी थी। मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि नफरती और कट्टरवादी विचारधारा के लोग जो होते हैं वो भीतर से बहुत कमजोर होते हैं। इन महाशय को तो आप जानते ही हैं। साल 2016 के अवमानना के एक मामले में इन्होंने कहा है कि मैं 1 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांग लूंगा। सुन नहीं पाए तो एक बार फिर से सुन लीजिए। समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष आर.के. पचौरी द्वारा कुछ मीडिया चैनलों के खिलाफ जो अवमानना का मामला दर्ज कराया गया था साल 2016 में, उसे लेकर अब अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि मैं बिना शर्त माफी मांग लूंगा। मैंने कई बार कहा है कि गोदी मीडिया के इन लपटझंडिसों की आदत है स्टूडियो में बैठकर किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि टीआरपी चोरी का मामला तो आपको याद ही होगा। कितने बड़े और गंभीर आरोप अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल पर लगा था कि धांधली करके ये लोग टीआरपी की चोरी करते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं। बहरहाल हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।